हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सबका जीडीएन क्लासेस प्लस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था बिहार वन निषेध के क्वेश्चन। आज भी वही हम देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे आने वाले बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, रेलवे सभी में काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेडलीफ को श्रेय दिया जाता है। आपका ऑप्शन है विद्युत ऋणात्मक श्रेणी के लिए, परमाणु आयन आलेख के लिए, तत्वों के आवर्त सारणी के लिए और रेडियोधर्मी श्रेणी के लिए। तो दोस्तों हमारा इसमें आंसर होगा तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। देखिए दोस्तों, इससे ये तो क्वेश्चन पूछा है, इससे और क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं एग्जाम में और पूछे हुए भी हैं। ठीक है, आवर्त सारणी। देखिए दोस्तों, इसके बारे में हम आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आवर्त सारणी का सबसे पहले मतलब निकालने का, सजाने का प्रयास किसने किया। तत्वों को सजाने के लिए आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किसने किया। देखिए, आवर्त सारणी में का प्रयास, सजाने का प्रयास किया दोस्तों डोबरेनियर ने। डोबरेनियर दोस्तों, इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया और इन्होंने त्रियक नियम दिया। इन्होंने कौन सा नियम दिया आवर्त सारणी संबंधित? त्रियक नियम। त्रियक नियम दोस्तों, इसके अनुसार इन्होंने ये बोला कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में सजाया जाए तो फर्स्ट और लास्ट वाले तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत बीच वाले के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता था। इनका कहना था त्रियक नियम के अनुसार। ठीक है, चूंकि ये असफल रहा क्योंकि ये तीन ही त्रियक बना पाए। कौन कौन सा? कैल्शियम, फ्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, ये तीन ही त्रियक बना पाए। देखिए इसमें क्या था कि इसका परमाणु भार और इसका परमाणु भार का औसत ये बीच वाले के बराबर होता था। इसका और इसका बीच वाले के परमाणु भार के बराबर होता है, लेकिन ये तीन ही बना पाए, इस वजह से यह असफल हो गया। तो दोस्तों, इससे क्वेश्चन आपसे ये पूछा हुआ है कि त्रियक नियम किसने दिया, तो होगा डोबरेनियर ने। कब दिया था दोस्तों? तो 1817 में। देखिए दोस्तों, आवर्त सारणी संबंधित भी न्यूलैंड्स ने अपना नियम दिया। न्यूलैंड्स इन्होंने अष्टक नियम कहा जाता है। अष्टक नियम इन्होंने यह नियम दिया 1866 में। 1866 में। देखिए सबसे पहले ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और यह नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने। कब दिया था? 1866 में दिया था। देखिए स्टार्ट किससे होता है? तो हाइड्रोजन से होता है। और समाप्त किससे होता है? तो थोरियम से होता है। देखिए दोस्तों, इस नियम के अनुसार इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में इस तरह सजाया था कि उनका प्रत्येक आठवां तत्व पहले वाले तत्वों से समान रहता था। मतलब इसके अनुसार इन्होंने तत्वों को इस हिसाब से सजाया कि प्रत्येक आठवां तत्व का जो भी गुण धर्म क्वालिटी होता था उनका पहले वाले तत्वों से ये आपस में समानता रखता था। लेकिन आगे चलकर ये भी फेल खा गया, ये भी असफल रहा क्योंकि ये सभी पे फॉलो नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसी तरह से मेंडलीफ ने तत्वों का आवर्त सारणी नियम दिया। बारी आता है मेंडलीफ का। इन्होंने जो नियम दिया वो थोड़ा बहुत सक्सेस हुआ। ठीक है, इन्होंने जो नियम दिया फेल नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत सक्सेस हुआ। इस वजह से बोला जाता है आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मेंडलीफ को ही कहा जाता है। इनको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों इन्होंने 1869 में ये नियम दिया। या ये भी पूछ सकते हैं मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज कब की? तो 1869 में। ठीक है, और ये भी परमाणु भार से इनका सजाने का आधार था, परमाणु भार। देखिए दोस्तों, अभी तक ये तीनों थे, त्रियक नियम, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम और ये मेंडलीफ का आवर्त सारणी, ये तीनों का तीनों परमाणु भार से मतलब परमाणु भार के आधार पर सजाया गया था। देखिए इनके समय आवर्तों की संख्या कितनी थी? ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आवर्त की संख्या
7 थी दोस्तों, और वर्ग की संख्या कितनी थी? वर्ग की संख्या 9 ही थी। और आपसे दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इसके समय ज्ञात तत्व कितने थे? ज्ञात तत्वों की संख्या, ज्ञात तत्वों की संख्या दोस्तों इसमें 63 था। देखिए दोस्तों, न्यूलैंड से भी इससे संबंधित ये तो पूछता है, इससे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें कितने ज्ञात तत्व थे? ज्ञात तत्व, तो दोस्तों इसका 58 तत्व ही ज्ञात थे, और यह कैल्शियम तक ही सीमित हो पाया था, इस वजह से यह असफल रहा। और ये थोड़ा बहुत सफल रहा, इस वजह से इनको आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। इसके बाद से मोसले साहब आए और उन्होंने भी आवर्त सारणी से संबंधित नियम दिया, और उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर परमाणु संख्या के आधार पे मतलब सजाया आवर्त सारणी में। तो इस वजह से मोसले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। चलिए वो भी देख लेते हैं चलिए दोस्तों ये भी देख लेते हैं। आवर्त सारणी से संबंधित मोसले ने भी एक नियम दिया था। उन्होंने क्या किया था? तत्वों को उनके परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। देखिए दोस्तों, इनका जनक कहा जाता है मोसले जी को। मोसले देखिए, इनके समय ज्ञात तत्व कितने थे? ज्ञात तत्व 118 थे, जिसमें से 91 धातु थे, 20 अधातु तथा 7 उपधातु हैं। अभी भी हैं, थे नहीं, अभी भी हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों, इनके समय वर्ग कितना है? वर्ग और आवर्त, जो हम लोग आज आवर्त सारणी पढ़ते हैं वो वही है आधुनिक आवर्त सारणी। इसमें वर्ग 18 हो गए हैं और आवर्त 7 ही हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1990, 1991, 1992, 1993। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा 1993। अब देखिए दोस्तों, इससे क्वेश्चन और भी आगे क्या पूछे जा सकते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है जी कि किस अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था? तो इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था गठन इसका। ठीक है दोस्तों, इनका गठन किसके अंतर्गत होता है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत इनका गठन किया जाता है। और इनका अध्यक्ष कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज होते हैं। वो मेन जज भी हो सकते हैं और अदर जज भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखिए इनका कार्यकाल कितना होता है? देखिए इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष तक होता है। 3 वर्ष या 70 वर्ष, दोनों में से जो पहले पूरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं इनका कार्य क्या है। इनका कार्य क्या है? देखिए, मानवाधिकार से संबंधित जुड़े मुद्दों को ये केंद्र सरकार या राष्ट्रपति को ये अपना परामर्श देते हैं। ठीक है, ना कि उनका दंड देते हैं। ठीक है, ये परामर्श देते हैं किसको? केंद्र सरकार या राष्ट्रपति को। आपसे रिपोर्ट भी पूछता है क्वेश्चन ये कि रिपोर्ट ये किसको देते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग रिपोर्ट किनको देता है? तो ये रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। और इनका कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों? मानवाधिकार से जुड़े संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं उन पर सिर्फ परामर्श देना होता है केंद्र सरकार या राष्ट्रपति को।